उमेशवाल हत्याकांड को 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक शाइस्ता, असद और शूटर्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पिछले 1 महीने में इस केस में क्या क्या मोड़ आए हैं, क्या खुलासे हुए हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं। शूटरों की मीटिंग होती थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जफर अहमद खान के इसी मकान पर सबसे पहले बुलडोजर चलाया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता साजिश की सभी बैठकों और साजिश से सभी ग्रुप कॉल में भी शामिल होती थी। गिरफ्तार हुए गुर्गों के मुताबिक शाइस्ता परवीन शुरू से ही इस सनसनीखेज वारदात का हिस्सा रही है। यानी कहा जा सकता है कि शूटआउट का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लेडी डॉन की सबसे बड़ी भूमिका थी। शाइस्ता फरार है। शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। वहीं अतीक के बेटे असद का भी कुछ पता नहीं है। इस वारदात के पहले असद का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वो सेंट जोसेफ कॉलेज का छात्र है। शूटर सहित असद को तलाश रही एसटीएफ को कुछ चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी हैं, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि असद भारत छोड़कर नेपाल भाग गया है। दरअसल पुलिस को जांच के दौरान रायबरेली टोल प्लाजा पर संदिग्ध फॉर्च्यूनर दिखाई दी। संदिग्ध कार प्रयागराज की थी। शक है इसी कार में बैठकर असद और दूसरे शूटरों ने यूपी की सीमा को पार किया। सफेद शर्ट पहने बम फेंकने वाले का नाम गुड्डू मुस्लिम यानी कि अतीक के गैंग का बमबाज भी फरार है। गुड्डू पंडित इस केस की सबसे अहम कड़ी में से एक है, लेकिन अभी तक गुड्डू पंडित का कोई सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा है। वहीं दूसरी तरफ गुनहगारों पर तेजी से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। गवाह के गुनाहों को मिट्टी में मिलाने के लिए बाबा का बुलडोजर एक्शन में है। पहले जफर, फिर सफदर और फिर अतीक के और गुर्गों के घर को टारगेट किया गया। और इस मामले में अतीक के पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया है और अतीक से जुड़े लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। इस बीच हम एक ऐसे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से बातचीत करने वाले हैं जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी के दौरान अपराधियों के हौसलों को पस्त करने का काम किया। यही नहीं, साल 1996 में जब अतीक अहमद के आतंक की तूती बोल रही थी, तब एक चर्चित हत्याकांड में उसको और उसके पिता को गिरफ्तार किया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 साल से ज्यादा समय तक प्रयागराज में नौकरी की थी और खाकी के एक बाल को कभी भी झुकने नहीं दिया था। उनका नाम है धीरेन्द्र राय। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि माफिया अतीक अहमद इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित करता चला गया, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही, क्या कहानी रही, क्योंकि शुरुआत से आप देखते आए हैं। सिलसिलेवार तरीके से पहले आप वो बताइए। सबसे पहले चैनल के श्रोताओं, दर्शकों को मेरा सादर राम राम, और जो लोग महानुभाव पार्टिसिपेंट हैं उनको भी राम राम। अमित जी, आपको भी राम राम जी। मैं 1996 की कहानी बताता हूं आपको। मैं इलाहाबाद जनपद में नियुक्त था। उस समय एक हत्या हुई अशोक साहू नामक युवक की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में गोली मार के उसको खत्म किया गया था। ये मामला ये था कि अशोक साहू और अतीक के भाई अशरफ दोनों सड़क पे गाड़ी लेके जा रहे थे। ओवरटेकिंग को लेके कुछ बातचीत हुई आपस में, और इसके बाद जब ये पता लगा उसको, अशोक साहू को, कि ये अशरफ अतीक के भाई हैं, ये लोग चले गए। तो फिर जाके उनके घर पर अतीक से इन्होंने माफी मांगी। अशोक साहू ने कि मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे ज्ञान नहीं था कि आपके भाई थे, मुझसे कुछ बातचीत हो गई। तो अतीक ने कहा आपने बहुत बड़ी गलती किया और ठीक है, लेकिन जाइए। और दूसरे ही या तीसरे दिन अतीक के अशरफ ने अशोक साहू की सिविल लाइंस में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। और जब ये हत्या हुई तो सारे वरिष्ठ अधिकारी आए। बहुत संवेदनशील मामला था और शहर के बीच ये हत्या हुई थी। उस समय जनपद में प्रभार एसएसपी जो थे वो श्री रजनीकांत मिश्र जी थे। तो रजनीकांत मिश्र भी आए, सब लोग आए, और ये अशोक साहू के परिवार के लोग बड़े भयाक्रांत थे, बहुत आतंकित थे। लेकिन पुलिस ने जब उनको थोड़ा विश्वास में लिया, मालूम सबको पता लग गया था कि उसी ने, अशरफ ने, ये हत्या की है, तब उन लोगों ने प्रथम सूचना दर्ज कराई और उसमें अशरफ को नामित किया। पुलिस अपना काम शुरू की। अब पुलिस ने जब काम शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कुछ ही दिनों में, 2 ही 4 दिनों के अंदर ये विवेचना
फिर राजनीतिक प्रभावों से सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई वहां। सीबीसीआईडी में जब ट्रांसफर हो गई तो पुलिस के हाथ पैर खत्म हो गए, हाथ पैर रुक गए, उनकी गतिविधियां रुक गईं। तो सीबीसीआईडी को ट्रांसफर हुई। उसी बीच संजोग से राजनीतिक कारणों से इलाहाबाद जनपद से मेरा भी तबादला सीबीसीआईडी को ही हुआ। तो तत्कालीन एसएसपी ने उस समय के जो डीजी साहब थे एच राव साहब, उनसे रिक्वेस्ट करके मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद सेक्टर में कराई सीबीसीआईडी में, और उनसे कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन मुझे दे दी जाए। तो मैंने फिर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि एक मंसूर अहमद काजी नाम के इंस्पेक्टर थे जो अतीक के मोहल्ले चकिया के ही रहने वाले थे, संभवतः वहां घर था उनका। वो चंदौली थाने में पोस्ट हुआ करते थे। तो वहां पे उन्होंने घटना के पूर्व अतीक के भाई को अशरफ को एक इलिसिट वेपन कट्टे में बंद कर दिया आर्म्स एक्ट में। मतलब यहाँ जब घटना हुई उसके पूर्व ही 2 घंटे 2.5 घंटे पहले उनको वहां बंद दिखा दिया अभिलेखों में। तो अब ये विवेचना फिर शुरू हुई। तो फिर विवेचना में चीजें आई कि अतीक से उनका कनेक्शन है इंस्पेक्टर साहब का, उनके लिए वो ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयास करते हैं, उनकी मनचाही पोस्टिंग्स के लिए वो चिट्ठियां लिखते हैं। तो ये सब साक्ष्य डीजी ऑफिस से मेरे द्वारा संकलित किए गए। और इसके बाद अतीक अहमद उस मामले में षड्यंत्र के मुलजिम हुए और वो इंस्पेक्टर साहब भी षड्यंत्र के मुलजिम बनाए गए, मंसूर अहमद काजी। हम लोगों ने खोजबीन शुरू किया। तो अतीक को पकड़ने की जब योजना बनी तो एसएसपी साहब से मैंने बात किया और मैंने कहा, चूंकि मैं जनपद से सीआईडी में गया था, तो मैंने कहा कि जो अगर पुलिस लाइंस वगैरह में पूरा फोर्स इकट्ठा करके रेड वेड का प्रयास किया जाता है तो ये बात खुल जाती है। 2 ऑफिसर्स उस समय जनपद में, एक एसपी सिटी थे श्री अभय कुमार प्रसाद और एसपी गंगापार थे श्री लालजी शुक्ला। अच्छा। ये दोनों अफसरों को आप अपने घर पे बुला लीजिए, 2-4 एसओस को बुला लीजिए, हमारे सेक्टर अफसर साहब रहेंगे। और जब हम व्यक्तिगत रूप से इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे, अब सूचना संकलित करेंगे कि अतीक कहाँ है, और आपको मैं कम्युनिकेट करूंगा, वहां इतना फोर्स आएगा, इतने ही फोर्स से इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है। और अगर ज्यादा फोर्स का एकत्रीकरण किया जाता है तो बात खुल जाती है। इससे वो सहमत हो गए और ऐसे ही हुआ। हमने टेलीफोन से अतीक के चकिया स्थित कार्यालय पे फोन से बात किया तो अतीक ने स्वयं फोन उठाया और फोन उठा के अतीक ने कहा कि अतीक नहीं है। तो यद्यपि मैं उनकी आवाज पहचान गया, वो भी मेरी आवाज पहचान गया और उसने कहा कि नहीं है, 2 दिन बाद बात हो सकती है। इसी बीच ये इन्वेस्टिगेशन राजनीतिक कारणों से फिर मुझसे हटा दी गई। एक बीबी पांडे जी थे, उनको दी गई, लेकिन चूंकि वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी साहब और सब लोग लगातार इसको परस्यू कर रहे थे तो फिर वो बीबी पांडे एक सीनियर इंस्पेक्टर थे हमारे सेक्टर में, उनको दी गई। हमारे सेक्टर अफसर कृपा शंकर सिंह जी थे, वो डीआईजी रिटायर्ड हैं, तो वो दे दी गई। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप जरा फोन करो उसको, अतीक को, इसी नंबर पे। तो जब उन्होंने फोन किया तो अतीक फोन पे आ गया और बोला कि हाँ ठीक है, अभी जुमा है, 1-2 दिन बाद आप फिर संपर्क में आना मेरे, तो मैं आपको होटल कोई जगह बता दूंगा जहां आपसे बात हो जाएगी। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये मतलब अतीक अहमद है और उसी लोकेशन पे लैंडलाइन फोन था। तो हम लोग चल दिए अपना सीआईडी की गाड़ी लेकर के और एसएसपी साहब को कम्युनिकेट किया। तो ये जो फोर्स उनके यहाँ जिससे वो मीटिंग कर रहे थे वो सब लोग आ गए हाई कोर्ट इलाहाबाद के पास और हम सब लोग एसपी सिटी, एसपी आरए और हम लोग गए, 2-3 एसओस थे। और जब वहां पहुंचे चकिया वाले उनके कार्यालय पर तो हमको लगता है कि वही कार्यालय था जहाँ पे ये सब हो रहा है इस समय। वहां पे एक शीशे का चैम्बर था जिसमें वो बैठे मुझे दिख गए। तो ऑफिसर्स लोग बाहर रुके, मैं अंदर चैम्बर में घुसा। बाहर एक मुझे लगता है कि पैरामिलिट्री सीआरपी की गाड़ी खड़ी थी और अंदर आईजी रैंक के एक ऑफिसर बैठे हुए थे यूनिफॉर्म। तो जब मुझे देखा उन्होंने, मैंने कहा कि मैं सीआईडी से धीरेन्द्र और आपको मैंने पकड़ा, उठो खड़े हो जाओ। तो आईजी साहब फिर बहुत असहज हो गए, किसी तरह से वहां से भागे, तेज गति से वो चले गए। फिर अतीक को पकड़ के हम लोग ले आए और ले आके सिविल लाइन का मुकदमा था थाने का, वहां थाने में बैठाया और फिर ये तय किया कि नहीं, उनके घर की भी तलाशी ली जाए। तो वो खुलदाबाद थाने में था, वहां जाके तलाशी ली गई तो उनके यहाँ एक इलिसिट राइफल और कुछ इलिसिट कार्टिजेज मिल गए जो प्राइवेटेड बोर के थे। तो उनके पिताजी उसी में गिरफ्तार हुए, उनको वहां बंद किया गया, ये दोनों लोग जेल गए। तो वास्तव में तो इस मुकदमे में मुलजिम था अशरफ, लेकिन षड्यंत्र में अतीक मुलजिम बन गए। उनको वो पैरवी कर रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि हम इसमें अभियुक्त बन रहे हैं और वो गिरफ्तार कर लिए गए, वो जेल गए। सही बात तो ये है जो आपने पूछा इनके साम्राज्य के बारे में, सत्य ये है कि जब तक सत्ता शीर्ष पे बैठे लोग इनको संरक्षण नहीं देंगे तो कोई अपराधी माफिया बन नहीं सकता है। राजनीतिक दल और सरकारें इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है करके माफिया बनाती हैं। आपने मंसूर अहमद का जिक्र किया,
आपने कहा कि मंसूर अहमद जो कि पुलिस में था वो मिला हुआ था, जिसने अशरफ को इस वाकये से पहले ही हिरासत में ले लिया था। आपने कहा कि जब आप अतीक अहमद को गिरफ्तार करने गए तो वहां एक आईजी साहब बैठे थे, वो भी दबे पांव भाग गए। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पुलिस का भी पूरा समर्थन था, पूरा साथ था, तभी अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद बन पाया। आपने 2 बार राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की, अपने तबादले को लेकर भी और केस ट्रांसफर को लेकर भी। उस वक्त किसकी सरकार थी, किसका राजनीतिक हस्तक्षेप था सर, अगर खुलकर आप बता पाए तो? नहीं, खुल के तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है कि ये सरकार किसकी थी। अरे अभी इतना ही नहीं, जब इनकी गिरफ्तारी के पूर्व ही तफ्तीश मुझसे बदल गई। आप सोचिए कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से तंत्र इनको सहयोग कर रहा था। और आप समझ लें कि सरकार का तो मैं नहीं, मुझे स्मरण नहीं है, ये 96 की बात है किसकी सरकार थी। लेकिन सारी सरकारें, मैं तो कहता हूं कि कोई सरकार ऐसी नहीं है जो अगर इनको संरक्षण न करे अपराधियों का। अगर अपराधियों को संरक्षण होगा सरकार के स्तर से, तभी ये माफिया बन सकते हैं। माफिया नहीं बन सकते, अपराध तो कर सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, लेकिन माफिया तभी बनेगा जब गवर्नमेंट के लेवल से जो सत्ता में राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल मास्टर है, जो स्टेट या वो चला रहा है, वो जब सहयोग करेगा तभी ये बनते हैं। और इनको हर जगह तंत्र में देखिए, पूरा आज की स्थिति ये है अमित जी कि सारे लोग, जनमानस चाह रहा है कि गाड़ी पलट जाए। अब आप सोचो, गाड़ी पलटने के लिए सारे लोग इच्छुक हैं, गाड़ी पलट जाए, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी अपने जो न्याय तंत्र है उसको भी आत्मावलोकन करके अपने में करना पड़ेगा कुछ ठीक। इसलिए कि अब लोगों को फैसले पर विश्वास नहीं रहा, त्वरित न्याय चाहता है आदमी कि त्वरित न्याय हो जाए। सही बात है सर। इन सब चीजों में परिवर्तन, इसीलिए मौजूदा एक्शन की वाहवाही भी हो रही है। तो इसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल है सर कि 1996 में जो एक्शन लिया गया अतीक एंड फैमिली के खिलाफ और अब जो एक्शन लिया जा रहा है, इसमें कितना बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं? जी, मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि आप जो जनमानस का समर्थन गाड़ी पलटने को लेकर है, सारे चैनल्स उसको चला रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना माने संवेदनशील और सोचनीय बात है कि हमारे यहाँ जो तंत्र है, उस जो न्याय के लिए एक तंत्र बना हुआ है, उस तंत्र के न्याय से लोग संतुष्ट नहीं है, तभी तो त्वरित न्याय चाह रहे हैं और मना रहे हैं कि गाड़ी पलट जाए और अतीक मारे जाए, चाहे जो बड़े माफिया हैं वो मारे जाए। ये स्थिति, यही परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन यह है कि आप अपने चैनल पर हमारी पूरी विवेचना की एक एक चीज बता रहे हैं। और हमने अतीक को गिरफ्तार किया, कॉन्स्पिरेसी के षड्यंत्र हमारी विवेचना में जो आए थे, किसी को पता नहीं था हमारे, और तब अतीक पकड़ लिया गया। अतीक अपना ही प्रयास कर रहे थे। अतीक ने उस समय भी हमको थ्रेट किया था, आपको बताएं, मुझे भी, हम बनारस में मेरी फैमिली रहती थी, हमको टेलीफोन किया लैंडलाइन फोन पर रात में 1:30 बजे किसी ने कि मैं आपका शुभचिंतक हूं और अतीक के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। अच्छा। तो काफी कुछ मैं सजग हुआ। मैंने कहा इस समय रात में कौन बात कर रहा है, तो मैं थोड़ा नाराज होकर उनको बोला भी कि भाई ये कौन सा समय है बात करने का, आप बताओ, अपनी आइडेंटिटी बताओ। फिर मैं जाके राइफल निकाल के दूसरे कमरे से ले आके अपने पास रखा, जहां पे सामान वामान खरीदते थे हमारे घर के लोग, वहां जाके मेरे बच्चे के बारे में पता लगाया। ये उस समय भी ये कर रहा था, ये बदमाश था, लेकिन हम लोगों ने इसको अपने लेवल पर रजिस्ट किया और प्रतिरोध किया। और आज भी आप आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, यही परिवर्तन हुआ है इस समय। देखिए, पुलिस इस समय हाईटेक है और खूब अपराधी भी हाईटेक हैं, तो हाईटेक अनुसरण होना चाहिए। लेकिन हमारा अपना मानना है कि जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसको भी हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। परंपरागत पुलिसिंग यह है कि अभिसूचना स्रोत हो, हमें पता लगे कि अतीक आज आजमगढ़ में है, मऊ में, टेलीफोन से ही नहीं, सब चीजों से पता लगे। इसको भी गतिशील करने की जरूरत है। मैंने परिवर्तन देखा, महसूस कर रहा हूँ। धीरेन्द्र जी, मैं भी उसी प्रयागराज से का रहने वाला हूं और अतीक के आतंक की कहानी को मैंने भी बहुत करीब से जाना है, सुना है और देखा है। खासतौर से जब राजू पाल की हत्या हुई, उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था उसी प्रयागराज में, जो दहशत थी मुझे आज भी वो याद है सर। लेकिन उसके बाद अतीक अहमद के खिलाफ जो कोई भी कार्रवाई हुई, इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली कि अतीक जेल में रहे और बाहर उसके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त किया जाए। लिहाजा माफिया को भी यह पता रहता था कि मैं जेल में हूं, बाहर मेरा साम्राज्य है, मेरा नेटवर्क चल रहा है, बाहर निकल कर आऊंगा, सब जस का तस मिलेगा। यह पहली बार हो रहा है कि उस साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है। सहमत हैं सर आप? बिल्कुल सहमत हूं। इसका प्रमुख कारण यह है कि सत्ता शीर्ष पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनकी प्रबल इच्छा शक्ति है। इस कारण पूरा तंत्र काम कर रहा है। और अगर मान लीजिए इस जगह पे कोई और बैठा होता जो अतीक की मदद कर रहा होता, तो आप सिनेरियो दूसरा देख रहे होते। इस समय माने जो है, उस समय तो कोई इंडिविजुअल, कोई अफसर हो जो प्रतिकूलन में भी कुछ कर दे तो होता, नहीं तो आपको ये दृश्य नहीं दिखता। इसके लिए तो हम मुख्यमंत्री जी को साधुवाद कहते हैं कि उन्होंने माफिया के लिए अपना कदम बढ़ाया और इस तरह से तंत्र को शक्तिशाली
करके कार्रवाई करवा रहे हैं। ईश्वर परिणाम भी दे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अन्यथा तंत्र से विश्वास समाप्त हो जाएगा। ये उसी मैसेज का असर है सर, उसी मैसेज का असर है जो कि सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जिसकी कहानी 1989 से शुरू हुई थी चांद बाबा की हत्या के साथ, और वो दिन रात फलता फूलता गया, उसको खाद पानी पांच दिया गया। अब उस माफिया के दिन पूरे हो गए हैं, अब उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये संदेश मिलना पुलिस वालों के लिए पर्याप्त था कि अब खुले एक्शन का हमें संदेश मिल चुका है? निश्चित रूप से इससे एक जब हमारा जो पॉलिटिकल मास्टर है वो इस तरह के मंतव्य सार्वजनिक रूप से जाहिर करता है, तो वो पुलिस के लिए क्या सबके लिए संदेश है। सब लोग जान रहे हैं कि सरकार क्या चाह रही है, और पुलिस को और अच्छे से अच्छे स्टेपिंग पर काम करना ही चाहिए, और कर रही है पुलिस। इसमें देखिए ऐसा है कि विलंब होने का कारण जो है, बहुत से अपराधी ऐसे रहे हैं जो काफी समय तक चले हैं। तो अब ये तो जरूर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से अतीक का जो अभिसूचना स्रोत थे, अतीक की जो प्लानिंग थी वो सफल हुई, वो अपराध करने में सफल रहा। लेकिन हमारी पुलिस भी लगी हुई है और अच्छे से मेहनत कर रही है, बड़े बड़े अधिकारी लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से परिणाम आएगा। समय का फैक्टर तो हो सकता है, इसलिए कि समय बहुत से अपराधी हैं जो 30-40 साल तक सर्वाइव किए हैं लगातार प्रयासों के बाद भी, लेकिन वो प्रयासों की निरंतरता बनी रहे तो रिजल्ट निश्चित आएगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। थोड़ी देरी हुई, अतीक एंड फैमिली को फलने फूलने का मौका दिया गया, लेकिन मौजूदा सरकार की इच्छा शक्ति यह है कि इस माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाए। उसी दिशा में पुलिस आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धीरेन्द्र सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और 1996 की इस कहानी को और अतीक के फलने फूलने की पूरी कहानी